बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे कानों में आवाज़ें आना। अच्छा, इसको बाज़ दफ़ा पेशेंट कहता है मेरे कानों में घंटियों की आवाज़ें आती हैं, बाज़ दफ़ा कहता है मुझे सीटियों की आवाज़ें आती हैं, रिंगिंग साउंड, विस्लिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड, क्लिकिंग साउंड, बड़ी मल्टीपल तरह के वर्ड्स हैं जो मैंने पेशेंट के मुंह से सुने हुए हैं। और ओवरऑल हम इसको टेनाइटिस बोलते हैं। टेनाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप अपने कानों के अंदर ऐसी आवाज़ें महसूस करते हैं जो आपको खुद को सुनाई देती हैं, जो नॉर्मल नहीं होती। टेनाइटिस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी भी प्रॉब्लम की वजह से होने वाली एक अलामत है। और इसमें आपके जिस्म का सिर्फ कान ही इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि आपके जिस्म के मल्टीपल सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से टेनाइटिस पैदा हो सकता है। अगर कान एक की बात करूं तो कानों के अंदर मल्टीपल चीजें हैं जिसकी वजह से टेनाइटिस हो सकता है। मसलन आपके कान बहुत लॉन्ग टर्म से आपने इनकी वैक्स को साफ नहीं किया, वो वैक्स आपके कान के पर्दे तक पहुंच गई है, तब भी आप ये महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जॉब ऑफ नेचर या आपका काम ऐसा है जहां बहुत ज्यादा शोर, बहुत लाउड म्यूजिक या मुसलसल नॉइजेस बर्दाश्त करते हैं, उसकी वजह से भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। एज वेल एज जो इस वक्त एक बहुत कॉमन इशू है वो है आपके हेडफोन्स या हैंड फ्रीज। ये बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने में मिल रहा है। तो मैं जब पेशेंट को कहती हूँ कि उसका टाइम ड्यूरेशन कम करे, उसकी आवाज को कम रखे, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि पेशेंट की जो ये प्रॉब्लम है ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा कॉमन मसला है आपका ओटाइटिस मीडिया कहलाता है कान का। ये कान की इन्फेक्शन होती है, आपके इंटरनल ईयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इंटरनल ईयर है वहां पे बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं बिल्कुल। उनकी जो कैपेबिलिटी है वॉइसेस को कैच करने की वो बदल जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन डिफरेंट सिग्नल्स भेज रहा होता है, जिसके बाद आप इस चीज को महसूस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बॉडी के सिस्टम्स हैं जो इसके अंदर खास तौर पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। मसलन आपके कार्डियोवैस्कुलर कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आपको टेनाइटिस फील हो सकता है। मसलन ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो महसूस कर सकता है। इसके अलावा एनामिक पेशेंट है, उसको महसूस कर सकता है। एनीमिया में क्या होता है कि आपके आरबीसी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड थिन हो जाता है और एक टर्बुलेंस पैदा होता है खून की नालियों के अंदर खून का, जिसकी वजह से आप इस शोर को सुन पाते हैं। इसके बाद आपकी आर्टरीज हैं वो हार्ड हो सकती हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवरऑल आपका हार्ट या हार्ट से रिलेटेड जो सिस्टम है वो भी आपके टेनाइटिस की वजह बन जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट रीजन होती है मेडिकेशन। ये बहुत कॉमन है और अक्सर अगर हम उन मेडिकेशंस को बंद करते हैं या कम करते हैं तो उससे ये सिम्टम बेहतर हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ ऐसी मेडिसिन की जो ओवरडोज करने से, ज्यादा यूज करने से क्या होता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मसलन एस्पिरिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जब हम करते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। उसमें एस्पिरिन का मेन रोल होता है आपके ब्लड की थिनिंग करना, और उसकी वजह से भी ब्लड में वो वाला टर्बुलेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से आपका जो कान है वो ये शोर महसूस करता है। इसके साथ साथ आपके मल्टीपल एंटीबायोटिक्स बाज दफा लॉन्ग टर्म यूज में आ जाती हैं, जिसके बाद आप इस तरह की सिम्टम को महसूस करते हैं। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के अंदर जो ड्रग्स होती हैं उनके अंदर भी आपको इसकी ये कंप्लेन मिल सकती है। कीमोथेरेपी कराने वाले पेशेंट्स भी इस कंप्लेन को करते हुए नजर आते हैं। कीमोथेरेपी की मेडिसिन भी समटाइम ये चीजें प्रोड्यूस कर सकती हैं। अच्छा, इसमें चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन होती है आपके हेड और नेक की कोई इंजरी या कोई ट्रॉमा। अगर आपके सर पे या नेक पे कोई ऐसी चोट या कोई ऐसी इंजरी हुई है या कान के पास के हिस्से में जिसकी वजह से आपका फेस का कोई हिस्सा, कान का हिस्सा, सर का अगला पिछला हिस्सा या गर्दन का कोई हिस्सा इन्वॉल्व हो गया, तो हमारा नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ऑडिटरी नर्व जो होती है वो भी समटाइम इस तरह की गड़बड़ पैदा कर सकती है और वो टेनाइटिस प्रोड्यूस करती है। अच्छा, एज वेल एज गर्दन और सर की ही अगर बात करूं तो गर्दन के हमारे जो पट्टे होते हैं और खास तौर पे जो हमारे सर्वाइकल रिब्स होते हैं, यानी गर्दन के जो यहाँ पे जोड़ होते हैं, इनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम टेनाइटिस को महसूस करते हैं। इसके अलावा हमारे चेहरे के जो जोड़ होते हैं, खास तौर पे जो जबड़े के जोड़ हैं, इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हम टेनाइटिस को महसूस कर सकते हैं। इन सब टेनाइटिस की कॉजेस टाइमिंग्स में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये कॉज कहाँ से मिल रही है और क्या वजह हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट की हिस्ट्री भी हमें गाइड कर देती है, पेशेंट खुद भी काफी चीजें गाइड कर देता है, जिसके बाद हम एक्चुअल कॉज तक पहुंचते हैं, फिर इसको ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अच्छा, टेनाइटिस में कुछ और ऐसी चीजें, कुछ और ऐसी कॉजेज शामिल हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि टेनाइटिस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। मसलन साइकोलॉजिकल टेनाइटिस भी होता है, इसमें स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन के मरीजों के अंदर ये आपको देखने में मिल सकता है, एंड एज वेल एज लैक ऑफ स्लीप।
लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी अब टेनाइटिस का प्रॉब्लम कॉमन देखने में आ रहा है, और ये यंग बच्चों में भी आ रहा है। यानी कि एक तो माना ये जाता था कि आमतौर पर ये 40-45 साल के बाद पैदा होने वाली अलामत है, लेकिन अब ये बच्चों के अंदर है। उसमें मल्टीपल रीजंस में एक रीजन ये है कि लैक ऑफ स्लीप है, रात को टाइम पे सोना नहीं है और बहुत ज्यादा हेडफोन्स का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके खाने पीने के मामलात को लेकर, आपके डाइटरी हैबिट्स को लेकर, तो जो लोग बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक मेडिकेटेड फॉर्म में, डोज फॉर्म में चली जाना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी में, तब भी टेनाइटिस की कंप्लेंट्स आते हैं। जब हम उनको रिमूव करते हैं कॉजेज को, या उनकी कैफीन और चाय शाय छुड़वाते हैं या कम करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली टेनाइटिस भी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम खास तौर पर खवातीन में, वो हार्मोनल रिलेटेड और एज रिलेटेड होता है। देखिए, एज रिलेटेड टेनाइटिस वैसे तो किसी को भी होगा तो वो आफ्टर 60s के बाद होगा, क्योंकि 60 से पहले इतना ज्यादा ये कॉमन इशू एज रिलेटेड में नहीं होता, लेकिन खवातीन में ये हो सकता है क्योंकि हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, और उसकी वजह से भी टेनाइटिस जैसे सिम्टम्स आपको 35-40 ईयर्स में आपको पेशेंट में मिलना शुरू हो सकते हैं। तो कॉज पे काम करेंगे तो टेनाइटिस ऑटोमेटिकली रिमूव भी होगा, रिकवर भी होगा, और ड्यूरेशन इसका पहले कम हो जाता है, देन इसका इंटरवल बेहतर हो जाता है। इस तरह करते करते हम इसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? एज अ पेशेंट, एज अ लेमैन, आपको ये समझने की जरूरत क्या है कि आपने मरीज, एज अ मरीज डॉक्टर के पास कब जाना है। देखिए, अगर तो आपके टेनाइटिस का ताल्लुक आपके दिल की बीट से है, आप पल्सेटाइल टेनाइटिस इसको बोलते हैं हम लोग, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप बीपी के मरीज हैं, आपको कोई और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, तो आप लाजमी डॉक्टर के पास चले जाएं। इसके अलावा अगर आपके किसी एक कान में हो रहा है, आमतौर पे जो जनरल चीजें हो, जनरल इश्यूज होते हैं, जनरल कॉजेज होती हैं, उसमें आपके दोनों कान इन्वॉल्व होते हैं। ओवरऑल वो इतने खतरनाक या इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, लेकिन अगर आप किसी एक कान के अंदर महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये कोई लोकलाइज इशू है, एक कान इन्वॉल्व हो रहा है, तो मे बी उसकी कोई इन्फेक्शन है और कोई सीरियस मैटर आगे जाके बन सकता है। इसके अलावा ये सडन आता है, और सडन में बहुत ज्यादा वर्स कर जाता है, आता भी सडन है और बहुत शिद्दत से आता है, तब भी आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। हेयरिंग लॉस अगर इसके साथ इन्वॉल्व हो चुका है, तो फिर यस, आपने इसको कंसिडर करना है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। आपको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है इसके साथ, तो डेफिनेटली आपने तब भी डॉक्टर को चेक करवाना है। और यस, अगर आपको लगता है कि कोई हेड इंजरी मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है रिसेंटली, और आपको टेनाइटिस भी स्टार्ट हो गया है, तो यस, आपने उसको भी एक दफा डॉक्टर की नजर से गुजारना है, ताकि पता चले कि हेड इंजरी कोई लॉन्ग टर्म इशू तो नहीं क्रिएट करी जिसकी वजह से टेनाइटिस शुरू हो गया। ये सारी वो मेजर कॉजेज हैं या मेन रीजंस हैं जो कि एक आम बंदे के लिए समझना बहुत आसान है कि टेनाइटिस क्यों होता है, क्या रीजंस हैं। अगर मैं बात करूं होम्योपैथी की, तो यस, वी हैव सो मेनी मेडिसिन, वी हैव अ ट्रीटमेंट कि हम इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हम होम्योपैथ्स कभी भी सिंगल चीज पे ट्रीटमेंट नहीं करते। हमारे पास एक टोटलिटी ऑफ सिम्पटम का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह हम जब टेनाइटिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो हमें अपनी कॉज को रूल आउट करना होगा। उसके साथ साथ जो भी प्रिकॉशंस हैं, पैलिएशंस हैं, जो भी आपने करनी है, जो मैंने बतानी है, वो सब गाइडलाइन के बाद फिर हम टेनाइटिस को किसी हद तक ट्रीट कर सकते हैं। समटाइम ये बहुत जल्दी ट्रीट हो जाता है, समटाइम इट्स टेक टाइम, लेकिन यस, ये इट कैन ट्रीट, और अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह।